नमस्कार दोस्तों, एपिकल एग्री एकेडमी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी या RHEO की जो वैकेंसी आने वाली है और उसकी जब हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से हॉर्टिकल्चर के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। और आज मैं यहाँ पर RHEO 2016 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसके क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पर हम लोग उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें जो हमारी एग्ज़ाम में तो आए हुए हैं, लेकिन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्ट के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है उन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दो प्रकार के आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। एक आते हैं फैक्ट वाइज, जिनका आंसर हमें डायरेक्टली याद करना होता है। जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि ICAR कहाँ पर स्थित है तो वो नई दिल्ली में स्थित है, हमें वहाँ पर कोई कंसेप्ट याद नहीं करना है। ICAR के पहले डायरेक्टर जनरल कौन है या किसी साइंटिस्ट का नाम जब आ जाता है, कोई सी टेक्निक आ जाती है कि वो कौन सी फसल में अपनाई जाती है, तो वहाँ हमें कंसेप्ट डायरेक्टली याद करना होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका मीनिंग भी हमें पता करना होता है और उनसे नए क्वेश्चन भी कई बार बढ़ जाते हैं। तो आज RHEO 2016 की एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसमें से कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो हैं वो मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और इसके बाद भी नेक्स्ट जो वीडियो है मेरा उसमें भी मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के आने वाला हूँ। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि RHEO की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए हम लोगों ने अभी 18 अगस्त से नई बैच स्टार्ट कर दी है। तो जो भी लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। और हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको गूगल के प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है और उसमें स्टोर में जाकर के आप RHEO की जो बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि 2016 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन जो थे वो एग्ज़ाम में आए हुए थे। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग इज डन इन। एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो है वो किस में की जाती है? और ऑप्शन में था यहाँ पर मैंगो यानी कि आम, कैशूनट काजू, एप्पल यानी कि सेब, और बोथ मैंगो एंड कैशूनट यानी कि आम और काजू दोनों के अंदर। साथियों यहाँ पर आंसर जो सही है वो है कि आम और काजू, मैंगो और कैशूनट, इन दोनों में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की जाती है। ये तो हुआ आंसर। लेकिन एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग होती क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, उसको यदि हम समझने की कोशिश करें तो जब हम किसी प्लांट, स्पेशली हम बात करें कि मैंगो की हम बात कर रहे हैं, आम के बीज को जब खेत में लगाया जाता है और जब हम किसी सीड को मिट्टी के अंदर लगाते हैं तो उसके अंदर से इनिशियल स्टेज में दो स्ट्रक्चर बाहर निकलते हैं। बीज के अंकुरण के दौरान, एट द टाइम ऑफ द जर्मिनेशन, अंकुरण के समय एक संरचना जमीन के अंदर जाती है जिसको हम लोग रेडिकल कहते हैं। रेडिकल एक ऊपर रहती है जिसको प्लूमुल कहा जाता है। प्लूमुल कहा जाता है। प्लूमुल ही आगे चल करके स्टेम यानी कि तना बन जाता है और रेडिकल जो है वो आगे चल करके रूट यानी कि जड़ बन जाती है। अब हम बात करें कि एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का मीनिंग क्या है, तो दोस्तों सीड के जर्मिनेशन के टाइम पे यहाँ पर उसके बीज पत्र यानी कि कोटिलिडन्स दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर किसी भी प्लांट का एक सीड हो सकता है और इस सीड में हमें क्या दिख रहा है कि एक संरचना जमीन के अंदर नीचे की तरफ जा रही है जो आगे चल करके रूट डेवलप करेगी, जड़ बनाएगी। एक स्ट्रक्चर जो है वो ऊपर की तरफ गया जो आगे चल करके स्टेम यानी कि तना बनाएगा। और इस सीड में हमें यहाँ पर दो कोटिलिडन्स या बीज पत्र दिखाई दे रहे हैं। बीज पत्र ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं और बीज पत्र के ऊपर का जो पार्ट होता है, ये वाला जो पोर्शन है, जो कोटिलिडन के ऊपर वाला हिस्सा है, इसका नाम होगा एपिकोटाइल। इस पोर्शन का नाम होगा एपिकोटाइल। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ईपी यानी कि अपर पार्ट। ईपी का मतलब होता है ऊपर वाला हिस्सा, तो ईपी यानी ऊपर वाला हिस्सा। और जो कोटाइल शब्द है वो लिया गया कोटिलिडन्स यानी कि बीज पत्र से। तो यहाँ पर एपिकोटाइल यानी कि बीज पत्र, कोटिलिडन्स जो होते हैं उसके ऊपरी भाग पर जब ग्राफ्टिंग कर दी जाती है, यानी कि ये वाले हिस्से में जब हम ग्राफ्टिंग कर देंगे उसको एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग हम कह सकते हैं। और कोटिलिडन्स की जो नीचे वाला हिस्सा है इसको मैं इस प्रकार से यहाँ पर ये मेंशन कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है जो बीज पत्र के नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोकोटाइल। तो आपको ध्यान रखना है कि कोटिलिडन्स के ऊपर वाला भाग एपिकोटाइल कहलाता है और
नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं। यह है हाइपोकोटाइल। तो इस प्रकार से इपिकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल क्या होता है, यह हमें ध्यान रखना है। और मैंगो में स्पेशली क्वेश्चन आता है कि मैंगो के अंदर सबसे फेमस मेथड कौन सी है प्रोपोगेशन के लिए। हम लोग बोलते हैं वीनियर ग्राफ्टिंग जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन कई बार इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, जिसको इन सीटू मेथड भी हम कह सकते हैं, सॉफ्ट स्टेम ग्राफ्टिंग भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, वो मैंगो के लिए भी है और कैशूनट यानी कि काजू के लिए भी है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डाई हाइब्रिड रेशो। डाई हाइब्रिड रेशो को कौन रिप्रेजेंट करेगा? डाई हाइब्रिड रेशो यानी कि द्विसंकर संकरण। और जब हम बात करते हैं कि डाई हाइब्रिड रेशो है, इट मीन्स वहां पर 2 कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवाया गया है। देखिए ऑप्शन में यहाँ पर है, फर्स्ट ऑप्शन है 1:3, दूसरा है 3:1, फिर है 9:3:1 और 3:6:1। इन 4 ऑप्शन में से वो कौन सा रेशो है जो डाई हाइब्रिड को शो करता है? साथियों, डाई हाइब्रिड की हम बात करेंगे जब 2 कैरेक्टर को लेकर के हम प्लांट के अंदर क्रॉसिंग करवाते हैं। 2 कैरेक्टर मतलब 2 अलग अलग लक्षण है, जैसे कि टी जो है वो प्लांट की हाइट के लिए है, ऊंचाई के लिए है, और आर जो है वो फ्लावर के कलर यानी कि पुष्प के रंग के लिए है। तो यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल आर, इसका क्रॉस हम स्मॉल टी और स्मॉल आर, ये वाली जो कंडीशन होती है, ये वाली कंडीशन कहलाती है डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर संकरण। यहाँ पर 2 कैरेक्टर है और यहाँ पर जब हम इनकी F1 तैयार करते हैं, फर्स्ट जनरेशन जो हाइब्रिड बनेगा इनका, उसमें कैपिटल टी यहाँ से, स्मॉल टी यहाँ से, कैपिटल आर यहाँ से और स्मॉल आर यहाँ से, ये वाले हमारी F1 हम प्राप्त करते हैं। और जब इस F1 के अंदर सेल्फिंग यानी कि स्वपरागण करवा दिया जाता है, तब हमें जो रेशो मिलता है, उस रेशो में से यहाँ हमें वो कौन सा वाला रेशो है जो इस डाई हाइब्रिड में F1 के अंदर सेल्फिंग कराने के बाद, ये F1 जो है ना, इसमें सेल्फिंग करवाने के बाद हमें कौन सा रेशो मिलता है। साथियों, डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 में जब सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास में रेशो होता है 9:3:1। और ये जो रेशो है दोस्तों, ये फिनोटिपिक रेशो कहलाता है ना। तो फिनोटिपिक का अगर रेशो पूछा जाए तो वो 9:3:1, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अब यदि यही क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डाई हाइब्रिड रेशो इन जीनोटिपिक रेशो की बात करें, जीनोटाइप यदि वो पूछ लेते हैं, यहाँ एग्जाम में उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन सा वाला रेशो है जो डाई हाइब्रिड को शो करता है, तो हमारा आंसर है 9:3:1 और ये फिनोटिपिक रेशो है, ये फिनोटिपिक रेशो। अगर यहाँ पर जीनोटाइप की हम बात करें कि इसका जीनोटाइप क्या बनेगा, जीनोटाइप इसका क्या बनेगा, हम बात करेंगे 1:2:2। यस, हम क्या बोलेंगे, 1:2:2:4:1:1:2:1। ये जो रेशो है ये जीनोटाइप का रेशो है, जबकि ये वाला जो रेशो है ये फिनोटाइप का रेशो है। हम ये पता करना है कि हमारा जो रेशो हम लोगों ने निकाला है फिनोटाइप और जीनोटाइप का, क्या वो बिल्कुल सही है। देखिए इन सभी का टोटल कितना होता है, यहाँ पर हम इनका टोटल करेंगे तो वो 16 होता है। ओके, यहाँ पर इनका भी हम टोटल कर सकते हैं, कितना होगा, 2 और 1 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 2 12 और 1 13 और 2 15 और 1 16, यानी कि ये भी 16 होता है। यानी हम लोगों ने जो रेशो यहाँ पर लिखा है वो सही लिखा है। और आपको एग्जाम में दोनों ही रेशो पता होना चाहिए कि डाई हाइब्रिड क्रॉस की जब हम बात करें तो फिनोटाइप क्या होता है और जीनोटाइप क्या होता है। और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला रेशो है 1:3 और 3:1, ये 3:1 की जब हम बात करेंगे तो ये मोनो हाइब्रिड के लिए आएगा। जैसे यहाँ पर ये डाई हाइब्रिड की बात कर रहे हैं ना, उस प्रकार से वो मोनो हाइब्रिड के रेशो के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं। हालांकि जिन लोगों ने जेनेटिक्स वाली क्लास मेरी अटेंड कर रखी है उनको मैंने ये रेशो निकालना बता रखा है और आगे भी मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे रेशो निकाले जाते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम के अंदर हम बात करें, RHU की एग्जाम में डाई हाइब्रिड रेशो के बारे में क्वेश्चन पूछा तो ये हमारा जो रेशो है 9:3:1, ये फिनोटिपिक रेशो कहलाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर दोस्तों,
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल, इनमें से किसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि अनुवांशिक पदार्थ नहीं है। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल अनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए की बात की जा रही है। और यहाँ पर ऑप्शन में है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लास्ट में दिया है नन ऑफ द अबव। साथियों, जब हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, कोशिका की जब संरचना की बात की जाती है तो सेल के अंदर डीएनए जो होता है वो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर भी होता है। केंद्रक में मुख्य रूप से जो डीएनए होता है सेल का वो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के अंदर ही होता है, और जो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर भी डीएनए हो सकता है। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इन दोनों का जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहलाता है। और यहाँ पर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर नहीं है, तो यहाँ तो न्यूक्लियस में भी डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल इन तीनों में है। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, नन ऑफ दीज। यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इन तीनों में डीएनए है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन ही इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो नन ऑफ द अबव ये आना चाहिए, क्योंकि इन सब में तो डीएनए होता है। तो क्वेश्चन तो ये बनना चाहिए कायदे से कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द जेनेटिक मटेरियल, इन सब में डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस में, क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में, इन सभी में डीएनए पाया जाता है। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चर की, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए होता है। फिर न्यूक्लियस के अलावा हम बात करें, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए है। देन हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर भी डीएनए होता है। तो सेल में डीएनए तीनों जगह है, लेकिन जब डीएनए न्यूक्लियस में, केंद्रक के अंदर जब डीएनए होता है उसको बोलेंगे हम लोग न्यूक्लियर डीएनए। मुख्य रूप से डीएनए केंद्रक के अंदर ही होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा ये जो डीएनए क्लोरोप्लास्ट के अंदर और ये जो डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक डीएनए या कोशिका द्रव्य डीएनए, जो कि ये वाले डीएनए से ये डीएनए जो है वो डिफर होता है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाने वाला जो डीएनए होता है वो लीनियर डीएनए होता है, रेखीय डीएनए होता है, जबकि साइटोप्लाज्म यानी कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार डीएनए होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि सेल में जेनेटिक मटेरियल या आनुवंशिक पदार्थ कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। चलिए हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन यहाँ पर ये सारे के सारे क्वेश्चन RHU की एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जाम भले ही हॉर्टिकल्चर की थी, लेकिन हमें ओवरऑल में एग्रीकल्चर के अंदर 4 साल की जो हमारी डिग्री है, 4 साल में हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट पढ़ते हैं, सभी डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हमें हॉर्टिकल्चर के अलावा बाकी डिपार्टमेंट को भी बराबर फोकस करना है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोगाइनी इज रिप्रेजेंट इन, प्रोटोगाइनी जो है ये इनमें से किसके अंदर पाई जाती है। पहली बात है कि प्रोटोगाइनी का मीनिंग क्या होता है। देखिए प्रोटोगाइनी में प्रो मतलब होता है फर्स्ट यानी कि पहले, प्रो का मतलब होता है फर्स्ट यानी कि पहले, और जो गाइनी है, गाइनी, ये गाइनी बना हुआ है गाइनोशियम से, और गाइनोशियम मतलब फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट, फीमेल फ्लावर, मादा पुष्प की हम बात कर रहे हैं, मादा जननांगों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोटोगाइनी का मतलब क्या हुआ, वो कौन सा प्लांट है जिसमें फीमेल फ्लावर जो है वो मेल फ्लावर के पहले आ जाता है। द मैच्योरिटी ऑफ द फीमेल फ्लावर इज फर्स्ट, देन द मैच्योरिटी ऑफ द मेल फ्लावर। तो जो मादा वाला पुष्प है वो पहले परिपक्व हो जाता है, नर पुष्प जो है वो बाद में परिपक्व होता है। और यहाँ पर हमारे ऑप्शन है नंबर 1 बाजरा यानी कि पर्ल मिलेट, मेज मतलब मक्का, शुगर बीट यानी कि चुकंदर, और ऑल ऑफ दी अबव। साथियों प्रोटोगाइनी की हम बात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बाजरा। प्रोटोगाइनी की जब बात करते हैं जिसमें फीमेल फ्लावर मेल के पहले आ जाता है, मादा पुष्प नर पुष्प के पहले आ जाता है, और फीमेल फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर बाजरा आएगा। अगर इस क्वेश्चन में प्रोटो एंड्री यदि पूछा होता, प्रोटो
एंड्री कंडीशन किसके अंदर पाई जाती है? तो यहाँ पर प्रोटो एंड्री का मतलब क्या है? प्रो मतलब फर्स्ट यानी कि पहले, एंड्रो जो शब्द है वो मेल के लिए, नर के लिए। तो जो मेल फ्लावर है वो पहले मैच्योर हो रहा है और नर पुष्प यदि पहले परिपक्व हो रहा है तो वो मेज यानी मक्का के अंदर होता है। तो इस प्रकार से कंसेप्ट जब हम समझें कि प्रोटो एंड्री मतलब फीमेल फर्स्ट, और प्रोटोगाइनी मतलब फीमेल फर्स्ट और प्रोटो एंड्री मतलब मेल फर्स्ट, और इस प्रकार से किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल, नर और मादा, इनकी मैच्योरिटी अलग अलग टाइम पे होती है। और जब किसी पुष्प में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है तो उसको डाइकोगेमी कहा जाता है। क्या कहेंगे हम लोग? डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मीनिंग क्या है? तो डाइकोगेमी का मीनिंग ये होता है कि द मैच्योरिटी ऑफ द मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स, नर और मादा जो जननांग है उनकी परिपक्वता का समय अलग अलग है। ये दो प्रकार की होती है। मेल अगर पहले मैच्योर हो जाएगा तो प्रोटोएंड्री कहलाएगा, फीमेल अगर पहले मैच्योर हो रही है तो प्रोटोगाइनी कहलाएगा। और ये हमारा आंसर है पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा। और एक बात मैं आपको बता दूं, प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी ये जो कंडीशन है ये हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है, यानी कि पर परागण को बढ़ावा देती है। तो हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाए कि जो प्रोटोएंड्री कंडीशन है या प्रोटोगाइनी कंडीशन है ये किस प्रकार की पॉलिनेशन को प्रमोट करेगी, किस प्रकार की कंडीशन के लिए जवाबदार होती है? हम बोलेंगे ये पर परागण के लिए जिम्मेदार होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़े और अगला जो क्वेश्चन है, और दोस्तों इसके पहले कि मैं अगला क्वेश्चन पढ़ूँ एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, सारे के सारे क्वेश्चन आपकी RHEO 2016 की जो हमारी एग्जाम हुई थी उसी से लिए गए हैं। और ये इसीलिए लिए गए हैं कि आपको एक आभास हो जाए, आपको मालूम पड़ जाए, आपको जानकारी हो जाए कि किस प्रकार से हॉर्टिकल्चर की एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया था और आने वाली जो एग्जाम है हमारी जो कि फरवरी में संभावित है उसका पैटर्न भी क्या हो सकता है, और हॉर्टिकल्चर के अलावा आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ द वाटर? विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर? पहली बात तो ये कि फोटोलाइसिस का मीनिंग क्या होता है। देखिए दोस्तों, फोटोलाइसिस मैंने आपको पहले भी कहा है कि यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दूँ और मैं आपको आंसर बता दूँ तो वो तो आपके पास वैसे ही अवेलेबल होगा। बहुत सारे बच्चों के पास पेपर ऑलरेडी अवेलेबल होता है तो वो क्वेश्चन पढ़ के आंसर तो पता कर लेते हैं कि इसका आंसर ये वाला है, लेकिन वो आंसर ऐसा क्यों आया है, उसका मीनिंग क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाली आंसर रट लेते हैं, कई लोग पढ़ाने वाले भी ऐसे होते हैं जो खाली आंसर रटवा देते हैं कि इसका आंसर ये आएगा। आंसर रटना और रटवाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारा जो टेक्निकल नॉलेज है अगर हम उसको बिल्डअप करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एग्जाम में हम लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर दें और हर प्रकार के एग्जाम के हर प्रकार के क्वेश्चन के लेवल के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो हमें कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि इसका कंसेप्ट क्या है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कंसेप्ट को कैसे क्लियर किया जाए। तो फोटोलाइसिस यदि मैं लिखता हूँ, फोटो मतलब क्या होता है? प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, जिसके लिए आता है फोटो। और जो लाइसिस है दोस्तों, LYSIS, लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है अपघटन कर देना या तोड़ देना या ब्रेक डाउन। तो प्रकाश की उपस्थिति में तोड़ दिया जाता है, तोड़ देना, अपघटित कर देना। किसका ब्रेक डाउन कर देना? तो हम बात करेंगे वाटर, पानी। और पानी को यदि तोड़ा जाता है H2O का ब्रेक डाउन होता है। यानी कि जो क्वेश्चन है ये फोटोसिंथेसिस का है, प्रकाश संश्लेषण का है। और फोटोसिंथेसिस में प्लांट जब ग्लूकोज बनाते हैं तो उनको क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, H2O यानी कि पानी की आवश्यकता होती है, और सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पानी का जब ब्रेक डाउन किया जाता है, पानी को जब तोड़ा जाता है, उस घटना का नाम है फोटोलाइसिस। हिंदी में कहेंगे प्रकाशिक जल अपघटन, फोटोलाइसिस, प्रकाशिक। और ये तोड़ देना तो खैर एक लोकल टर्म होता है, अपघटन कर देना, अपघटन। तो हम बोलेंगे प्रकाशिक जल अपघटन, प्रकाश की वजह से जल का अपघटन हो गया और प्लांट ने कौन सी गैस रिलीज कर दी? ऑक्सीजन रिलीज कर दी। एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज की जाती है, जो पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है? हम बोलेंगे पौधे जो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं वो जल से आती है। और जल को जब सनलाइट की प्रेजेंस में तोड़ दिया जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर, उस घटना का नाम है फोटोलाइसिस। और उसके लिए दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो यहाँ पर ऑप्शन की हम बात करें तो जिंक, मोलिब्डेनम, सल्फर और क्लोरीन। तो साथियों यहाँ हमारा आंसर आएगा क्लोरीन। और क्लोरीन के अलावा एक और कौन सा एलिमेंट है?
तो आप ध्यान रखिएगा क्लोरीन के अलावा मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरीन और मैग्नीज ये दोनों तत्व फोटोलाइसिस ऑफ दी वाटर, प्रकाशिक जल अपघटन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। और जब पानी का ब्रेकडाउन हो जाता है, पौधे ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं और जो हाइड्रोजन है उसका यूज वो ग्लूकोज के अंदर कर लेते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आई है, तो वो जल से आई है। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उसकी हम बात करें। ग्रोथ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम, इसकी एक्टिविटी से जो ग्रोथ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रोथ बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रोथ बोलेंगे, टर्शरी ग्रोथ बोलेंगे, या नन ऑफ द अबव? एपिकल मेरिस्टेम, ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है दोस्तों, ये मेरिस्टेम यानी कि प्लांट के अंदर एक ऐसा रीजन, पौधे के अंदर एक ऐसा भाग जहां पर हमेशा कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहता है, लगातार कोशिका विभाजन होती रहती है। तो मेरिस्टेम की हम बात करें, इसको हिंदी में कहा जाता है विभाज्योतक। विभाज्योतक। अब आप दिमाग लगाइए, यदि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है तो देखिए, विभाज्योतक, विभाजन करने वाला ऊतक, ऐसा टिश्यू जिसमें लगातार सेल डिवीजन हो सकता है, यानी कि वहां पर हमेशा नई सेल बन रही है। इट मीन्स वहां पर क्या हो सकता है? प्राइमरी ग्रोथ। सबसे पहले अगर नई सेल बन रही है तो वहां पर प्राइमरी ग्रोथ होती है। और अगर एपिकल मेरिस्टेम की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, द ओनली पार्ट इन द प्लांट विच इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम दी वायरस, पौधे का एकमात्र ऐसा भाग जहां पर विषाणु या वायरस का संक्रमण नहीं होता। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पौधे का विषाणु मुक्त भाग कौन सा है? पौधे का विषाणु मुक्त वायरस फ्री पार्ट, तो विषाणु से मुक्त वायरस फ्री पार्ट प्लांट के अंदर कौन सा होता है? वो होता है एपिकल मेरिस्टेम। और यदि आपने टिश्यू के बारे में पढ़ रखा है तो आपको ये समझना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि नहीं पढ़ा है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है, ये जो बॉटम लेवल से लेकर के हायर लेवल तक की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उन लोगों को हम लोगों ने ऑलरेडी एक अलग से बेस प्रोवाइड करवा रखी है। वो उसमें अपना पूरा जो बेसिक है, फंडामेंटल जो नॉलेज है, उसको बिल्डअप कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। लेकिन जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है उनको समझ में आ रहा होगा कि ये एपिकल मेरिस्टेम की हम बात करेंगे तो ये प्लांट की लेंथ यानी कि जो लंबाई होती है उसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। जबकि अगर हम बात करें कि पौधे की मोटाई कैसे बढ़ जाती है तो उसके लिए लेटरल की हम बात करेंगे। और जो लेटरल टिश्यू होता है उसमें कैम्बियम पाई जाती है। हालांकि पूरा जो टिश्यू वाला जो पार्ट है वो मैं आपको अलग से भी पढ़ाने वाला हूं। अभी हम बात कर रहे हैं कि आरएचयू की एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस प्रकार के क्वेश्चन थे। चलिए, तो यहां हमारा आंसर आएगा प्राइमरी ग्रोथ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम देखें, डबल सिग्मोइड कर्व। डबल सिग्मोइड कर्व इज फाउंड इन द ग्रोथ ऑफ। ये क्वेश्चन भी प्लांट साइंस का है, हॉर्टिकल्चर के अंदर पूछा हुआ है, फ्रूट के बारे में पूछा हुआ है, लेकिन इसका रिलेशन डायरेक्टली प्लांट साइंस से है। डबल सिग्मोइड कर्व साथियों, प्लांट की, किसी भी प्लांट की जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, किसी भी प्लांट की जब ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि की बात करते हैं, तो ग्रोथ को जब एक ग्राफ के ऊपर दर्शाया जाता है तो प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसको यदि हम निकालेंगे तो उसका यदि ग्राफ बनेगा तो वो इस प्रकार से बनता है। और ये जो शेप होता है इस प्रकार का, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि शुरुआत में इनिशियल स्टेज में ग्रोथ बहुत स्लो रेट से हुई, बहुत धीमी धीमी वृद्धि हुई है, फिर सडनली ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और वापस से ग्रोथ वापस स्लो हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ग्रोथ का जब कर्व बनाया जाता है, वृद्धि का जो वक्र बनाते हैं, तो वो एस के शेप में बनता है, जिसको हम बोलेंगे सिग्मोइड कर्व। पौधे की वृद्धि का जो कर्व बनता है वो सिग्मोइड कर्व है। डबल सिग्मोइड कर्व कौन कौन से पौधे में बनता है? ऑप्शन में ग्रेप, प्लम, एप्रिकॉट। साथियों, मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स, अधिकांश जो फल हैं उनकी ग्रोथ का जो कर्व बनता है वो डबल सिग्मोइड कर्व ही बनता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जो कीवी होता है, कीवी ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि इसकी जब ग्रोथ का कर्व बनाया जाता है तो वो डबल की बजाय ट्रिपल सिग्मोइड कर्व होता है। तो कीवी की बात करेंगे तो ट्रिपल सिग्मोइड कर्व आएगा, जबकि बाकी जो फल है उनमें डबल सिग्मोइड कर्व है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा कि ग्रेप के अंदर, प्लम के अंदर, एप्रिकॉट, सभी में ये वाला डबल सिग्मोइड कर्व बनेगा। यानी हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबव। और
वृद्धि या ग्रोथ को जब मेजर किया जाता है, ग्राफ के ऊपर जब शो किया जाता है, तब ये सिग्मोइड जो है ये कर्व बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इज फाउंड इन। पार्थेनोजेनेसिस मतलब होता है अनिषेक जनन, और अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस मतलब हम बोलेंगे बर्थ विदाउट फर्टिलाइजेशन, या बिना निषेचन के ही जब किसी जीव का जन्म हो जाता है उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस प्राकृतिक रूप से अनिषेक जनन किस में पाया जाता है? ऑप्शन है लिमुलस, हनीबी, सिल्क वर्म और अर्थवर्म। साथियों एग्जाम हमारी हॉर्टिकल्चर की क्वेश्चन आया हुआ है, प्लांट साइंस से भी नहीं आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है एनिमल हस्बेंड्री की हम बात कर ले, उसमें एनिमल किंगडम की हम बात कर ले। तो एनिमल किंगडम यानी कि जो जंतु जगत होता है उसको जिन लोगों ने बड़ा डीप में पढ़ रखा होगा शायद उन लोगों ने इसको सही कर दिया हो, क्योंकि एनिमल किंगडम में हम लोग एंटोमोलॉजी भी पढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो एंटोमोलॉजी के अंदर से आया हुआ है। तो यहाँ पर नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की हम बात करें, जो कि हनी बी मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है। जिन लोगों ने एपीकल्चर पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पढ़ा है उनको मैं बता दूं कि जो क्वीन होती है, जो रानी मधुमक्खी होती है क्वीन, ये जब एग लेइंग करती है, रानी जब एग लेइंग यानी जब अंडे देती है, तो इसके अंडे दो प्रकार के होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग यानी कि निषेचित अंडा, और अनफर्टिलाइज्ड यानी कि अनिषेचित अंडा। फर्टिलाइज्ड एग और अनफर्टिलाइज्ड एग यानी कि निषेचित और अनिषेचित अंडा। तो जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो 2n होता है, और जो अनफर्टिलाइज होगा वो एक एन, सिंगल एन होता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फर्टिलाइज है अगर वो 2n है इट मीन्स वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड है यानी कि द्विगुणित है। सिंगल एन यदि है तो उसको हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड है, वो हैप्लॉइड है, अगुणित है। और इस प्रकार से विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के जो अंडे का यहाँ पर हम बात करेंगे तो वो एन वाला जो एग होता है जिससे मेल यानी कि ड्रोन डेवलप होता है। तो हनी बी में जो ड्रोन होता है, अब ड्रोन को हम क्या बोलेंगे? किंग, राजा, वो क्या है? मेल है। तो मधुमक्खी के छत्ते में जितने भी मेल होते हैं, जितने भी नर होते हैं, वो सब के सब पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप होते हैं। ऑल द मेल ऑफ द कॉलोनी ऑफ द हनीबीज आर दी डेवलप फ्रॉम दी अनफर्टिलाइज्ड एग, अनिषेचित अंडे से वो विकसित होते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अनफर्टिलाइज्ड एग है, इट मीन्स इस अंडे से जो भी जीव निकला है उसका नाम है ड्रोन या किंग या मेल, वो एक ऐसा जीव है जिसके फादर नहीं है, जिसके पिताजी नहीं है। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता, निषेचन हो जाता, तो यहाँ पर ये जो 2n है जिसमें से एक n मेल और एक n जो है वो फीमेल से आया हुआ है, यानी कि एक नर से आया और एक मादा से आया, यानी कि जो 2n वाले फर्टिलाइज्ड एग हैं उसके पापा और मम्मी दोनों हैं। लेकिन जो अनफर्टिलाइज्ड हैं इसमें फीमेल की बॉडी से एन आया है, मेल से कोई एन जो है वो आकर के फर्टिलाइजेशन नहीं करता है। तो जितने भी अनफर्टिलाइज्ड एग हैं यानी कि जितने भी ड्रोन हैं, किंग हैं, राजा हैं, वो सब यदि अनिषेचित अंडे से निकले हैं इट मीन्स दे आर डेवलप फ्रॉम पार्थेनोजेनेटिकली, और इससे जो भी निकलेगा वो हैप्लॉइड होगा, और हम कह सकते हैं कि उसके पिताजी नहीं होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि मधुमक्खी के छत्ते में वो कौन सा मेंबर होता है जिसके फादर नहीं होते, तो हम बोलेंगे वो जो ड्रोन होते हैं उसके फादर नहीं होते। और यहाँ पर अनफर्टिलाइज एग से मेल डेवलप होगा, जबकि इधर फर्टिलाइज की हम बात करेंगे तो फीमेल डेवलप होती है, मादा। और हनी बी की अगर हम बात करें, कॉलोनी की बात करें, तो जो क्वीन है वो और जो वर्कर हैं, श्रमिक, वो ये दोनों फीमेल होते हैं, जबकि जो ड्रोन या जो राजा होता है वो मेल होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हर्बिसाइड अप्लाइड बिफोर क्रॉप सोवन इज नॉन एज। जिस शाकनाशी को फसल की बुआई के पहले हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं वो कौन सा वाला है? यहाँ पर हम बात करेंगे पैराक्वाट, 2,4-D, फ्लूक्लोरेलिन और ग्लाइफोसेट। साथियों फसल की बुआई के पहले यानी कि प्री सोइंग है ना, बिफोर दी क्रॉप सोवन, फसल की बुआई के पहले हमने इस्तेमाल किया यानी कि वो प्री सोविंग कहलाएगा। और यहाँ पर इन सभी में अगर हम बात करें तो जो फ्लूक्लोरेलिन है, जिसको बासालिन भी कहा जाता है,
ये जो फ्लूक्लोरेलिन है इसको हम लोग फसल की बुआई के पहले इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्री सोविंग कहलाएगा। जबकि पैराक्वाट की बात करें, 2,4-D की बात करें, ग्लाइफोसेट की बात करें, ये फसल की बुआई के बाद, और फसल की बुआई के बाद मतलब पोस्ट इमरजेंस, अंकुरण के बाद, फसल की बुआई के बाद में भी क्या, अंकुरण के बाद जब फसल खेत में आ जाती है तब इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये पोस्ट इमरजेंस कहलाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों की तीनों पोस्ट इमरजेंस हैं, पोस्ट इमरजेंस हैं, अंकुरण के बाद इनका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि ये जो फ्लूक्लोरेलिन है, बासालिन है, ये जो है ये बुवाई के पहले इस्तेमाल में लाया जाता है। और चूंकि ये जो हर्बिसाइड दे रखे हैं उसमें फर्स्ट वाला और थर्ड वाला, लास्ट वाला, फोर्थ नंबर का सॉरी, ये जो है ग्लाइफोसेट है, इनकी हम बात करें तो ये दोनों नॉन सेलेक्टिव हैं। नॉन सेलेक्टिव मतलब अवर्णात्मक शाकनाशी या नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड कहलाते हैं। कौन कौन? पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट जो है वो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड की लिस्ट में आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और वो है हु अमंग द फॉलोइंग सक्सीडेड इन डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ द बी डांस। डिकोडिंग द लैंग्वेज ऑफ बी डांस, मधुमक्खियों का जो डांस होता है, मधुमक्खियाँ एक विशेष प्रकार का नृत्य करती है, डांस करती है, और वो कम्युनिकेशन के लिए करती है लैंग्वेज के रूप में। यानी कि उनको जब कोई मैसेज देना होता है तो वो अपने बाकी कॉलोनी के मेंबर को मैसेज कैसे देती है? डांस करके देती है। और वो जो डांस होता है जिसको बोलते हैं टेल वेगल डांस, दुम दोलन, और राउंड डांस जो होता है, गोल नृत्य, दो प्रकार के डांस करती है मधुमक्खी। और वो डांस करके मैसेज दे रही है दूसरे मेंबर को, यानी कि ये उनकी लैंग्वेज है। और मधुमक्खियों की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, जो डांसिंग के थ्रू वो मैसेज देती है, उसको डिकोड करने के लिए साइंटिस्ट कौन है यहाँ पर? और यहाँ पर एमिल फिशर, कार्ल वॉन फ्रिश, विलियम हार्वे और चार्ल्स डार्विन। साथियों साइंटिस्ट का नाम है कार्ल वॉन फ्रिश। इन्होंने मधुमक्खी की लैंग्वेज को डिकोड किया था और इस महान काम के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो मधुमक्खियों की जो विशेष लैंग्वेज है वो डांसिंग के माध्यम से अपना मैसेज देती है, और इसको डिकोड करने वाले जो साइंटिस्ट है वो कार्ल वॉन फ्रिश थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन इन विच फ्लावर्स डू नॉट ओपन इज नोन एज। देखिए क्वेश्चन है सेल्फ पॉलिनेशन, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग का क्वेश्चन है ये। आप अनुमान लगा सकते हैं, एग्जाम हमारी RHEO की हुई थी, लोग समझ रहे थे कि मैंगो के ऊपर क्वेश्चन आएगा, वेजिटेबल में पोटैटो के ऊपर क्वेश्चन आएगा, फ्लोरिकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन तो आए थे उसके भी, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, और मात्र 27 क्वेश्चन ही हॉर्टिकल्चर से आए थे। बाकी क्वेश्चन कहाँ से आए थे? एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स से क्वेश्चन आए थे। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि एग्जाम भले ही वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है, बट ओवरऑल में सारे सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मैकेनिज्म ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन इन फ्लावर डू नॉट ओपन। ऐसा फूल जो कभी खुलता ही नहीं है, फ्लावर डज नॉट ओपन, फूल कभी खिलता ही नहीं है, यानी कि बंद फूल। और बंद फूल में यदि स्वपरागण हो जाता है, पहली बात तो ये कि अगर फूल बंद है तो डेफिनेटली है कि अनओपन फ्लावर है, फूल हमेशा बंद है, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही होना है। और इस प्रकार के स्वपरागण को हम लोग बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी, बंद फूल में होने वाले स्वपरागण को क्लिस्टोगेमी कहते हैं। और ये गेहूं के अंदर बहुत ही कॉमन है, वीट के अंदर, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा क्लिस्टोगेमी। और साथियों मैं आपको बता दूं, क्लिस्टोगेमी की वजह से प्लांट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण होता है। चेज़्मोजोगेमी है, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण को प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्लिस्टोगेमी और चेज़्मोगेमी ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के लिए है, लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? बंद फूल में यदि परागण होगा तो क्लिस्टोगेमी, और फूल यदि बाद में परागण के बाद यदि खुल जाता है, ओपन हो जाता है, तो वो चेज़्मोगेमी कहलाता है। लेकिन ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण को प्रमोट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित खेती, जिसको झूम खेती भी कहा जाता है, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? ऑप्शन में दिया है जूमिंग, खल्लू,
दहिया या पोडो या ऑल ऑफ द अबव। साथियों, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसका एक और नाम हम कह सकते हैं रोटेशन ऑफ द लैंड। क्या बोलेंगे? रोटेशन ऑफ द लैंड, रोटेशन ऑफ लैंड या लैंड रोटेशन। जिस प्रकार से हम लोग क्रॉप रोटेशन करते हैं, फसल चक्र अपनाते हैं, क्रॉप रोटेशन में फील्ड हमारा खेत फिक्स है, वही खेत है, फसल अलग अलग प्रकार की एक रोटेशन में, एक चक्र में हम लोग चेंज कर करके लगा रहे हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये कि खेत को हम लोग बार बार बदल रहे हैं, लैंड है, हमारी जो भूमि है उसको हम बार बार समय समय के बाद बदलते जा रहे हैं, वो कहलाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या लैंड रोटेशन या झूम कल्टीवेशन। इसी को खल्लू, इसी को दहिया या पोडो कल्टीवेशन कहते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के पूर्वी राज्यों में इस प्रकार की खेती कुछ ट्राइबल या कुछ आदिवासी प्रजातियों के द्वारा की जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में, फॉरेस्ट के अंदर, जंगलों में इस प्रकार की खेती की जाती है और इस प्रकार की खेती सॉइल इरोजन या मिट्टी के कटाव को बढ़ावा देती है। क्योंकि अगर डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, है ना, वनों की कटाई कर देंगे, तो वहाँ पर मिट्टी जो है वो ढीली हो जाएगी, लूज हो जाएगी और मिट्टी का जो कटाव है, सॉइल इरोजन, वो बहुत ज़्यादा होगा। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होता है ये सॉइल इरोजन को प्रमोट करता है। सॉइल इरोजन मिट्टी के कटाव को प्रमोट करेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। लीव्स ऑफ द एजोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लीव्स ऑफ द एजोला हैव द कॉलोनीज ऑफ। एजोला की पत्तियों में किसकी कॉलोनी होती है? एजोला की हम बात करें, एजोला क्या है? एजोला एक वाटर फर्न है, पानी में रहने वाला फर्न है, जिसको बोलेंगे जलीय फर्न। ये एक जलीय फर्न है, एक्वाटिक फर्न है। अब बात है कि फर्न जो होता है, देखिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं सीधा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, ऐसा काम मैं करना पसंद नहीं करता हूँ कि क्वेश्चन पढ़ लिया आंसर ले लिया। क्वेश्चन है क्या, उसका मीनिंग क्या हुआ, उससे नया क्वेश्चन क्या बनता है, ये हमें पता होना चाहिए। और वास्तव में हमारी तैयारी भी वैसी ही होना चाहिए कि एक क्वेश्चन से हम लोग 10 नए क्वेश्चन बना दें। तो पहले हम ये पता करें कि फर्न का मतलब क्या होता है। प्लांट का एक ग्रुप है टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा में वो प्लांट आते हैं जो सबसे पहले फर्स्ट वास्कुलर प्लांट, जिन पौधों में जाइलम और फ्लोएम सबसे पहले देखी गई थी, वो संवहनी पौधे, वो आते हैं टेरिडोफाइटा। उसमें आता है फर्न, और ये जो फर्न होता है एजोला, ये पेडी यानी कि धान के खेत में बायो फर्टिलाइजर यानी जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता है। अब ये जो फर्न है, इसकी जो लीव्स होती है, मान लीजिए इसकी लीव्स का यदि मैं डायग्राम बना दूं, हालांकि इसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है, लेकिन फिर भी हम डायग्राम बनाएं तो इसकी जो पत्तियां हैं इस प्रकार की, उस पत्ती में जो कैविटी होती है, गैप होती है, उस कैविटी के अंदर यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया बैठा होता है। लीफ के अंदर, पत्ती के अंदर जो कैविटी है, वहां पर साइनोबैक्टीरिया बैठा हुआ है। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल बैठी होती है, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और वो नाइट्रोजन अवेलेबल करवाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन की हम बात करें, एक्टिनोमाइसिटीज, एनाबीना, एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। एजोला की पत्तियों की हम बात कर रहे हैं, और एजोला के साथ में एसोसिएशन के रूप में, सहजीवी संबंध के रूप की हम बात करें, तो वहाँ पर BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल, वो पाई जाती है, और उसकी स्पीसीज का नाम है एनाबीना। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा? एनाबीना। एनाबीना जो है वो उसकी लीव्स के अंदर, पत्तियों के अंदर बैठी होती है, और प्लांट को यानी कि पेड़ की फील्ड में नाइट्रोजन अवेलेबल करवाने का काम करती है। तो यहाँ पर BGA का नाम ना देते हुए उन्होंने एनाबीना जो और नोस्टॉक जो स्पीसीज होती है उसकी बात कर रखी है, और ये एजोला की पत्तियों के अंदर बैठे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके पहले कि मैं अगले क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करूं, साथियों पहले भी मैंने आपको बताया है, एक बार पुनः बता रहा हूं कि हम लोग RHU की एग्ज़ाम के लिए एक फ्रेश नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डेमो क्लासेस अभी चल रही है। और ये आज की जो हमारी क्लास है, इसको आप चाहें तो डेमो के हिसाब से ले लीजिए, चाहें तो पुराने पेपर का एनालिसिस जो है उसके हिसाब से ले लीजिए। लेकिन जो भी छात्र तैयारी करना चाहते हैं, वो एपिकल के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो आपको गूगल के प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और उसमें स्टोर में जाकर के आप RHEO की नई बैच जो है फ्रेश, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर,
टेस्ट पेपर और पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। और साथ में पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी RAEO और SCDO वाली, उस एग्ज़ाम के अंदर हमने जितनी भी लाइव क्लासेस ली थी वो सारी लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर भी अवेलेबल करवाई जाएगी, ताकि आप फ्री समय में घर पर बैठ करके एडवांस तैयारी यदि करना चाहें तो कर सकते हैं। और चलिए, ये तो बात हुई नए बच्चों के लिए। और RHU की एग्ज़ाम में क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नोडुल्स फॉर्मिंग स्पीसीज ऑफ द राइजोबियम कंटेन। देखिए, नोडुल फॉर्मिंग स्पीसीज ऑफ द राइजोबियम, राइजोबियम जो कि एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, एक सहजीवी बैक्टीरिया है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया ग्रंथि बनाने वाला नोडुल, पल्सेस की रूट में, दाल वाली फसलों की जड़ों में जो नोडुल्स बनती है, जो ग्रंथियां बनती है, वो राइजोबियम बैक्टीरिया से बनती है। और उस स्पीसीज में क्या क्या पाया जाता है? ऑप्शन में मेगाप्लाज्मिड, नोड जीन, निफ जीन और ऑल ऑफ द अबव। साथियों, कुछ लोगों ने निफ जीन तो पढ़ रखा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, नत्रोजन का स्थिरीकरण करने के लिए जो जीन जिम्मेदार होता है वो निफ जीन होता है। तो यहाँ पर निफ जीन तो पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, और जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर प्लाज्मिड भी पाया जाता है, प्लाज्मिड भी पाया जाता है। यहां पर देखिए, प्लाज्मिड जो होता है बैक्टीरिया के अंदर वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कहलाता है, सॉरी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है। तो आपकी एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए क्या कहलाता है, जिसको जादुई गोले या मैजिक पार्टिकल भी कहते हैं, वो होता है प्लाज्मिड। तो यहां हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि राइजोबियम के अंदर हम बात करें, जो नोडुल बनाने वाला जो राइजोबियम है उसमें मेगा यानी कि बड़ा प्लाज्मिड भी होता है, नोड जीन भी होता है और निफ जीन भी होता है। तो हमारा आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर चर्निंग द सॉइल इन स्टैंडिंग वाटर। इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर चर्निंग द सॉइल, मिट्टी का मंथन करने के लिए भरे, देखो स्टैंडिंग वाटर मतलब क्या है, खेत में पानी भरा हुआ है, खेत में पानी भरा हुआ है और मिट्टी का मंथन यानी कि खेत में पानी भरे हुए उस अवस्था के अंदर मिट्टी को यदि मंथन करना है तो हमें कौन से यंत्र की आवश्यकता होती है। अल्टीमेटली क्वेश्चन घुमा के बताया रखा है कि धान के खेत में पानी भर रखा है। स्टैंडिंग वाटर मतलब क्या है, कौन सी फसल में पानी भरा होता है, धान के खेत में पानी भरा जाता है और वहां पे यदि मिट्टी को चलाएंगे, मंथन करेंगे, उस प्रोसेस का नाम है पडलिंग। और पडलिंग की जो क्रिया है, पडलिंग, कीचड़ मचाना, पंकिल क्रिया, कीचड़ मचाना, वो धान में की जाती है। और यहाँ पर मेस्टन प्लाऊ, पेडी वीडर, रोलर और पडलर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, पडलर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है कीचड़ मचाने के लिए। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पडलिंग की क्रिया हम लोग क्यों करना चाहते हैं, ये पर्कोलेशन के लॉसेस को कम करने के लिए, पर्कोलेशन के द्वारा होने वाली हानि को कम करने के लिए, पर्कोलेशन लॉसेस को हमें मिनिमाइज करना है, इसको कम करना है, इसलिए पडलिंग की क्रिया धान में की जाती है, जो कि पडलर की मदद से करते हैं। और आपकी एग्जाम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो पर्कोलेशन की जो क्रिया होती है वो सैचुरेशन वाली कंडीशन में होती है या अनसैचुरेशन वाली कंडीशन में होती है, यानी कि मिट्टी संतृप्त होती है या असंतृप्त होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि पर्कोलेशन हमेशा संतृप्त मृदा में होता है। मिट्टी जब संतृप्त हो जाती है तो सैचुरेशन की कंडीशन में, सैचुरेटेड सॉइल के अंदर होता है पर्कोलेशन। यदि मिट्टी असंतृप्त है और मिट्टी अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त मृदा, ये कब होती है, जब शुरुआत में बारिश की जब शुरुआत होती है, बिगिनिंग, शुरुआत में जब बारिश होती है और पानी सरफेस से मिट्टी के अंदर शुरुआत में प्रवेश करता है, उसको हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो शुरुआती दौर में जब पानी मिट्टी की सतह में प्रवेश करता है तो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। और इनफिल्ट्रेशन शुरुआत में होता है असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड सॉइल में, जबकि पर्कोलेशन जो होता है उसके बाद होता है जो कि संतृप्त मिट्टी या सैचुरेटेड सॉइल में होता है। साथियों, इस प्रकार से RHEO की एग्जाम 2016 में जो हुई थी उसका ये फर्स्ट वाला पार्ट आज मैं लेकर के आया था। और मैंने कोशिश की थी कि रटने वाले क्वेश्चन, फैक्ट वाले क्वेश्चन कम से कम शामिल करके
कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पर हम फोकस करें, ताकि हमें मालूम पड़े कि कंसेप्ट से क्वेश्चन कैसे कैसे सोल्व किए जाते हैं और एक क्वेश्चन से नए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अगला लेक्चर मैं और लेकर के आने वाला हूँ इसी प्रकार के कुछ और जो क्वेश्चन है जो RHU की एग्जाम में 2016 में आए हुए थे, और कंसेप्ट वाले जो क्वेश्चन हैं उन पर हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।